सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हुकूमत की सिफारती कोशिशों से एक बहुत बड़ा सरकारी दौरा होने जा रहा है और वो है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का। कल से ये दौरा शुरू हो रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात के लिहाज से बल्कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए 15 से 20 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का जो कहा जा रहा है। ज़रा सब आपके सामने पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात रहे हैं माजी में उसका एक मुख्तसर सा खाका रखते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ये क़याम पाकिस्तान के बाद से शुरू नहीं हुए बल्कि क़याम पाकिस्तान से पहले ही, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान, यानी ये पाकिस्तान और उस वक्त की जो बरे सगीर की मुस्लिम क़यादत थी उनके ताल्लुकात सऊदी क़यादत के साथ शुरू हो गए थे। 1940 में उस वक्त के सऊदी वली अहद सऊद बिन अब्दुल अजीज़ ने कराची का दौरा किया था। 1943 में बंगाल में जब कहत पड़ा तो सऊदी क़यादत ने कायद आज़म की अपील पर मदद के लिए हाथ बढ़ाया और बादशाह अब्दुल अजीज़ ने फौरी 10,000 पाउंड्स की इमदाद उस वक्त भिजवाई बरे सगीर में कायद आज़म की अपील पर। 1946 में कायद आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के कायदीन का एक वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा भेजा, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की टीम पाकिस्तानी वफ्द के दौरे को नाकाम करने के लिए कोशा थी, तो सऊदी शहजादे फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अपने वफ्द को लेकर पाकिस्तानी वफ्द को रेस्क्यू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे। सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ ममालिक के वफूद को सरकारी तौर पर इस्तकबालिया दिया, तो पाकिस्तानी वफ्द को मदऊ किया गया और पाकिस्तानी वफ्द के अरकान की मुलाकात दीगर ममालिक के वफूद से करवाई, जहाँ पाकिस्तानी कायदीन ने बरे सगीर में जारी उस वक्त की जिद्दोजहद आज़ादी से मुतल्लिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए वफूद को आगाह किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का पहला मुआहदा शाह इब्ने सऊद के ज़माने में 1951 में हुआ, यानी जब पाकिस्तान बन गया। 1954 में सऊदी बादशाह सऊद ने कराची में एक रिहायशी स्कीम सऊदाबाद का संग बुनियाद रखा। यह स्कीम उन्हीं के नाम से मंसूब की गई। सऊदी अरब का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जिन्होंने न सिर्फ मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत की बल्कि दीगर फ्रंट्स पर भी पाकिस्तान की मदद की। सऊदी अरब के मकबूल तरीन बादशाह शाह फैसल के दौर में पाक सऊदी ताल्लुकात को बहुत फ़रोग़ मिला। सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर मदद की। अप्रैल 1966 में शाह फैसल ने पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया बतौर शाह और उस मौके पर इस्लामाबाद की मरकजी जामे मस्जिद के सारे अखराजात खुद उठाने का ऐलान किया। यह मस्जिद आज शाह फैसल मस्जिद के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक बड़े शहर लायलपुर का नाम उन्हीं के नाम पर फैसलाबाद रखा गया, जबकि कराची की सबसे बड़ी शाहराह उन्हीं के नाम पर शाहराह फैसल कहलाती है। इसके अलावा कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक बहुत बड़ी आबादी शाह फैसल कॉलोनी कहलाती है और इसी निस्बत से कराची के एक टाउन का नाम शाह फैसल टाउन भी रखा गया। 1967 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा हुआ, जब शहजादा सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान तशरीफ ले आए, जो कि उस वक्त सऊदी वज़ीर दिफा और वज़ीर बराए हवाबाजी थे। उस मुआहदे के तहत सऊदी अरब की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज की तरबियत का काम पाकिस्तान को सौंपा गया। अप्रैल 1968 में सऊदी अरब से तमाम बरतानवी हवाबाजों और फ़नी माहिरीन को रुखसत कर दिया गया और उनकी जगह पाकिस्तानी माहिरीन की खिदमात हासिल की गई। 70 की दहाई में जब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी मनसूबे का आगाज़ किया तो सऊदी क़यादत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की माली मदद के लिए हाथ बढ़ाया। 1971 में मशरिक़ पाकिस्तान से अलहदगी पर शाह फैसल को बहुत रंज हुआ और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से तस्लीम करने के बावजूद बांग्लादेश को तस्लीम न किया। शाह फैसल के दौरे हुकूमत में सऊदी अरब ने 1973 के सैलाब में पाकिस्तान को माली इमदाद फराहम की और दिसंबर 1975 में सवात के ज़लज़ला ज़दगान की तामीर और तरक्की के लिए भी $1 करोड़ का अतिया दिया, जबकि 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब में भी सऊदी अरब की जानिब से खतीर इमदाद भिजवाई गई। सऊदी अरब की भरपूर हिमायत और कोशिश से पाकिस्तान ने 1974 में OIC के दूसरे इजलास की लाहौर में मेज़बानी की। सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान में जंग छेड़ी तो पनाह गुज़ीनों का सैलाब पाकिस्तान उमड़ आया। सऊदी अरब ने उन पनाह गुज़ीनों की
मुआवनत के लिए भरपूर माली इमदाद फराहम की। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त सारी मगरबी दुनिया पाकिस्तान की मुखालिफ हो गई थी, लेकिन सऊदी अरब सिफारती मैदान में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा और साथ ही साथ माली इमदाद भी जारी रखी। एक साल तक 50,000 बैरल यौमिया तेल मौखिर अदायगी की बुनियाद पर पाकिस्तान को दिया गया। उन एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान के लिए तरसीलात के एतबार से सऊदी अरब सबसे बड़ा मुल्क है। 2017-18 में पाकिस्तानियों ने 4.8 अरब डॉलर्स की तरसीलात पाकिस्तान भेजी, जो कि कुल तरसीलात ज़र का 29% हिस्सा बनता है। इस वक्त पाकिस्तान में सऊदी अरब की 25 कंपनियां काम कर रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1680 पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में शाही अफवाज को तरबियत फराहम कर रहे हैं और सऊदी अरब के 77 मिलिट्री कैडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये थे अब तक के पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की एक झलक, और कल पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है, जब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने पहले सरकारी दौरे पर बहैसियत वली अहद सऊदी अरब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं 2 रोज़ा दौरे पर। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करवाते हैं। इफ्तिखार रसूल घुम्मन साहब ना सिर्फ एक मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, बल्कि ऑनरेरी काउंसलर हैं लैटविया के इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद मेतला साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाबस्ता हैं बोल न्यूज़ के साथ और फ़ॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी और फ़ॉरेन ऑफिस को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मेतला साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उमर खान शेरजई साहब, सीनियर डिप्लोमेट, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे 2009 से लेके 2011 तक। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करूँगा उमर खान साहब, कैसे देखते हैं आप ये मैंने जो सारा तसलसल रखा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का, ये तो अब पास्ट की बात है, कल के दौरे के बाद ताल्लुकात कहाँ जाते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब का वली अहद जो इस वक्त अरब दुनिया का सबसे पावरफुल शख्सियत है और पूरी दुनिया में 8वां ताकतवर शख्सियत गिना जाता है, इसकी दौरा पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। न सिर्फ ये कि वो एक बहुत बड़े इक़्तिसादी और तिजारती वफ़द को अपने हमराह लेके आ रहा है, बल्कि उसके साथ बाकी भी जो मामलात हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा वफ़द आ रहा है, जिसमें हर तबके के फ़िक्र और हर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो इससे न सिर्फ ये कि जैसे आपने पहले बता दिया कि तकरीबन 20 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है कि वो पाकिस्तान में करेंगे, बल्कि इसके साथ सबसे जो बड़ी अहमियत है इस दौरे की कि शाह मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदियों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है और उनका रुख जो पहले प्रो यूरोप था या प्रो अमेरिका था, उसको अब डाइवर्ट करके पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो हैं तीसरी दुनिया के, उनकी तरफ मोड़ दिया है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि उसकी जो जहन वो इंटेलिजेंस है उसकी अक्कासी करती है कि ये कितना शार्प और इंटेलिजेंट आदमी है, इसलिए कि मौजूदा वक्त जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ़ बहाने बना के सऊदियों को या बाकी जो मुसलमान ममालिक के लोग हैं उनके पैसों पर उन्होंने नज़र रखी हुई है और मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से उनको हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी टेररिज्म का बहाना बना के, कभी मनी लॉन्ड्रिंग का बहाना बना के, इसी तरह मुख्तलिफ़ बहाने बना रहे हैं। तो ये इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि शाह मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदियों का और दूसरे अरब लीडर्स का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है। यही सवाल मैं दोबारा कता कलामी की माज़रत, यानी शाह सलमान के आने की वजह से यूएई पहले झुकाव तो दिखा चुका है अपना पाकिस्तान की तरफ, लेकिन इसी तरह से ओमान है, कतर है, बाकी जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो भी क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे अब शाह सलमान को देखते हुए? यकीनन इसका बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट होगा।
सऊदी अरब जो कोई भी इनिशिएटिव ले लेता है, बाकी जो अरब ममालिक हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, तो इस वजह से अब आपको पता है कि कतर ने भी अनाउंस किया हुआ है कि वो 1 लाख के करीब वीज़ा इशू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने भी पाकिस्तान को $1 बिलियन से ज़्यादा कुछ मदद की है टू बेल आउट पाकिस्तान। 1 लाख पाकिस्तानियों के वहाँ पे जाने की बात भी हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट की। जी, और इसी तरह यूएई ने भी पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए काफ़ी प्लेज किया हुआ है और कुछ काफ़ी अमाउंट दे भी चुके हैं कि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी मुश्किलात हैं उन पे काबू पा लिया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो इनिशिएटिव सऊदी अरब ले लेता है, बाकी अरब वर्ल्ड जो है ना वो उसको फॉलो करते हैं। घुमत साहब, मैं ज़रा घुमत साहब, हुकूमत पे इस वक्त बड़ी बैशिंग हो रही है अपोजिशन की तरफ से। इकोनॉमिक क्राइसिस चैलेंज है बहुत बड़ा, गवर्नेंस के भी इशूज़ हैं, इकोनॉमिक आइसोलेशन भी थी पाकिस्तान की, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी पाकिस्तान एज ए स्टेट आइसोलेट हुआ था गुज़श्ता 15-20 साल से। ये कितना बड़ा साय ऑफ रिलीफ हो सकता है इमरान खान साहब के लिए कि मिडल ईस्ट को जो लीड कर रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, और अगर $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जो मेरा नहीं ख्याल के माजी करीब में हमने कभी सुना हो कि $20 अरब पाकिस्तान में आया है एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ भाई जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू। ये फर्स्ट ऐसा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, दे कन्विंस द सऊदीज़ टू कम विद दिस डेलीगेशन। ये ऐसा इजी नहीं हुआ, इसके लिए बहुत ग्राउंड वर्क किया गया और इसका क्रेडिट मैं खान साहब को देता हूँ, इसका क्रेडिट इस गवर्नमेंट को देता हूँ, और अब इसको कैश करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे सही कहा भाई, जब एक ऑयल रिफाइनरी आके ग्वादर में लगेगी, 100,000 बैरल 150,000 बैरल्स की अगर रिफाइनरी आके लगती है, तो दूसरे जो ऑयल गेम में बिजनेसमैन हैं वो भी कंपटीटर भी आएंगे। जिस तरह के करक में ज़रूरत है ऑयल रिफाइनरी 50,000 बैरल की लगने की ज़रूरत है, बहुत दफ़ा अलाउंस हुआ लेकिन उसके ऊपर आगे काम नहीं हो सका क्योंकि पहले अतमाद ही नहीं था। पिछली जो गवर्नमेंटें थी या जो पिछला सिस्टम था वो पर्सनल चीज़ों को देखती थी। फर्स्ट टाइम हमें ये महसूस हो रहा है भाई गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट जो है इस अवाम का सोच रही है, इस मुल्क का सोच रही है, इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने को तैयार हैं। सऊदी अरब जो है 20 बड़े बिजनेसमैन्स विच आई एम लिसनिंग भाई वो लेके आ रहे हैं, विच इज़ उनकी इन्वेस्टमेंट अलहदा से होगी या ये एक पूरा पैकेज होगा जिसमें गवर्नमेंट सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट भी है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट भी है $20 बिलियन? मैं समझता हूँ भी जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस रास्ता खुल जाता है, द पीपल फॉलो देम। द लॉट ऑफ बिग बिजनेसमैन जब मूव होते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ी एक और जो उनके फॉलोअर होते हैं वो उनके पीछे आते हैं। मैं समझता हूँ भी इसके बाद पाकिस्तान के हालात बदलने जा रहे हैं और इट इज़ अ बिग ब्रेक थ्रू फॉर दिस गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट को अवाम का अतमाद जीतना है। अगर ये पिछली गवर्नमेंटों की तरह सारे मुआहदे करके अंदर साइन हुए जैसे सरदारी साहब ने आगे एमओयू साइन किए थे, आगे प्रैक्टिकल नहीं, मैं समझता हूँ अब प्रैक्टिकल भी होने जा रहा है। और दूसरा अवाम को अतमाद में लेने की इसलिए ज़रूरत है भाई जो एग्रीमेंट्स कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं वो पब्लिक होते हैं तो वो पब्लिक के सामने आने चाहिए, कोई हिडन नहीं होना चाहिए। जो अमदाद है वो अमदाद की शक्ल में आए, जो इन्वेस्टमेंट है जो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं कौमी असम्बली को एतमाद में लूंगा सऊदी प्रिंस के विजिट। मैं समझता हूँ जी अगर उन्होंने कहा है तो अभी तक तो जो वो कहता है वो कर रहा है, तो होपफुली ही विल डू इट। और इसके अलावा मैं समझता हूँ भी सऊदी अरेबिया जैसे ही पाकिस्तान की तरफ मूव करता है तो गल्फ़ कंट्रीज़ तो ऑलरेडी मूव कर चुके हुए हैं। जिस तरह आप बात की भाई सऊदी अरेबिया के अलावा आप बात करें कतर की, तो कतर ऑलरेडी अपना अतमाद शो कर चुका हुआ है, अबू धाबी अपना अतमाद शो कर चुका हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ भाई इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, 20 बिलियन और 12 बिलियन इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर पाकिस्तान। अब हमें इसकी ज़रूरत थी, इस पे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है अगर उसको राइटली यूज़ किया जाए और हमारी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करे। होता क्या है भी आप पॉलिसी देते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, उसकी पॉलिसी अपनी नई शुरू हो जाती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको आगे चलना चाहिए, उसको कंटिन्यू होना चाहिए, तो फिर इन्वेस्टर का अतमाद बढ़ेगा और इन्वेस्टर जो है आपके मुल्क की तरफ, हमारे मुल्क की तरफ रुख करेगा। मेहता साहब, पहले दुबई के क्राउन प्रिंस आए, ये अब तकरीबन 5.5 या 6 माह हो चुके हैं इस हुकूमत को। अब ये दूसरा एक बहुत बड़ा सरकारी दौरा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का। 23 मार्च को सुन रहे हैं कि महातिर मोहम्मद साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान के सरकारी दिन की तकरीब के मेहमान खुसूसी के तौर पे।
تو یہ اگر اس قسم کے فارن وزٹس ہو رہے ہیں پہلے ہی حکومت کے سال میں، تو اس کا کتنا مورال بوسٹ ہوگا حکومت کا، یا حکومت کس طرح ٹرانسلیٹ کرے گی لوگوں کو اپنی پرفارمنس کی صورت میں؟ دیکھیے امیر صاحب، فورن آفس کے فرنٹ پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پچھلے 10-12 سال میں کسی بھی سعودی بڑی شخصیت نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ ہے پچھلے 10-12 سال میں جو سعودی کراؤن پرنس آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی اپروچ ہے جو فورن پالیسی کو لے کر فورن فرنٹ پر، وہ اکنامک آؤٹ ریچ کی ہے جو کہ ماضی میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ ایک کانسیپٹ ضرور رہا ہے اکنامک ڈپلومیسی کا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو نہ تو پریکٹس کیا گیا اور نہ ہی اس کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ہمیں پریکٹیکلی کچھ چیزیں نظر آئی، پریکٹیکل جو سٹیپس ہوتے ہیں، انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ نظر آئے۔ لیکن اس گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے عمران خان اب جہاں بھی جا رہے ہیں وہ ایک چیز تھوڑی غلط کر رہے ہیں، جو کرپشن کے حوالے سے بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں، لیکن دوسرا جو آسپیکٹ ہے اس پہ بہت پوٹینشلی وہ پاکستان کا پوٹینشل ہائی لائٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اکنامکلی کتنا وائبل ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا، جو کہ سارے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ اچھا، اس جو کراؤن پرنس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلات اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، دیکھیں $7 بلین کی آپ ذہن میں رکھیے، $20 بلین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گا۔ $7 بلین جو ہیں وہ پہلے 2 سالوں میں پاکستان آنے کے چانسز ہیں۔ کوئی 10 سے 14 بلین کے جو ہیں MOUs اور ڈیفرنٹ اگریمنٹس جو ہیں وہ سائن ہوں گے۔ اس میں بہت سارے سیکٹرز ہیں، اس میں انرجی ہے، رینیویبل انرجی ہے، اس میں کلچر ہے، اس میں سپورٹس ہے، اس میں مائننگ ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس سارے وزٹ میں دیکھ رہا ہوں، اس انویسٹمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، وہ امیر صاحب وہ سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا قیام ہوگا، جس کو ایک طرف وزیراعظم عمران خان ہیڈ کریں گے اور دوسری طرف کوآرڈینیشن کونسل، یہ کوئی یعنی جو میوچل جو بینیفٹس ہیں، میوچل ٹارگٹس ہیں، میوچل ایڈوانٹیجز ہیں، میوچل جو اسٹریٹجیز ہوں گی ٹو کاؤنٹر دی ٹیررزم، ٹو کاؤنٹر دی اکنامک کرائسس، اس کے لیے جو بنانے جا رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، جی دونوں ملکوں کے لوگ ہوں گے، اس میں منسٹرز ہوں گے دونوں جانب سے، اور اس کو لیڈ جو کر رہے ہوں گے میوچلی لیڈ کیا جائے گا کراؤن پرنس کی جانب سے اور ادھر عمران خان کی جانب سے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ تاکہ فالو اپ صحیح طرح سے ایفیکٹیولی چیزوں کو فالو اپ کیا جا سکے نا، یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں۔ یہ پہلے ہاں جی اس حوالے سے ٹویٹس اور پرسوں جو سارے منسٹرز کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی، اس میں بھی یہ ذکر ہوا۔ آج جو ڈاکٹر فیصل جو اسپوکس پرسن ہے فورن آفس کے، انہوں نے ٹویٹس بھی کیے، 2-3 دن پرانی یہ خبر ہے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں چونکہ چیزوں کو افیکٹیولی مانیٹر کرنے کے لیے یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف اکنامیکلی، اس میں ایک وائڈر جو ہے آسپیکٹ اور اسکوپ دیا گیا ہے کہ جی میوچول بینیفٹس کی چیزوں کو جو ہے افیکٹیولی فالو کیا جائے گا اور ان کو لک آفٹر کیا جائے گا، ان کو مانیٹر کیا جائے گا، یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا وفد جو ہے وہ تو آ ہی رہا ہے، دیکھیں اس میں 30 سے زائد جو ہیں وہ بڑے بزنس مین آ رہے ہیں، سعودی بزنس مین آ رہے ہیں، اور ان کی جو اپروچ ہے وہ بھی اکنامک آؤٹ ریچ کی ہے۔ $500 بلین کا انہوں نے بزنس سٹی وہ وہاں پر بنانے جا رہے ہیں، جو کہ 2030 تک وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، اور وہ یہاں سے ملائیشیا جائیں گے، ملائیشیا سے پھر انڈیا جائیں گے، اس طرح سے۔ ہمارا جو ہے ہمارے بہت سارے کامن فیکٹرز ہیں، کامنالٹیز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ترسیل زر وہاں سے زیادہ ہے، لیکن ہمارا جو بزنس کا ٹریڈ کا والیوم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وہ $2 بلین بھی ٹوٹل نہیں ہے، ٹوٹل دونوں طرف سے وہ ٹوٹل اتنا بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارا جو وہ ترسیل زر جو ہے $5 ارب تک آلموسٹ سب سے زیادہ وہاں سے پھر UAE سے آتی ہیں، اس کے بعد پھر UK ہے، امریکہ، اور اس طرح سے۔ تو اس پوٹینشل کو بھی ہمیں ایکسپلور کرنے کی اور ٹیپ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، اسپیشلی وہاں پر گوادر میں جو ریفائنری لگ رہی ہے۔ میں ذرا ریفائنری والا سوال بھی اس پہ بھی آؤں گا کہ اس ریفائنری سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ عمر خان صاحب، ہم تو سنتے رہے ہیں کہ شریف فیملی کے بڑے ذاتی قسم کے تعلقات ہیں سعودی شاہی خاندان کے ساتھ، وہاں پہ ان کی بھی انویسٹمنٹ رہی ہے، جیسے آج وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں سے ریسکیو جب ان کو کیا گیا تھا تو اس وقت بھی یہ وہیں پہ گئی تھی فیملی۔
5 साल तक इनकी हुकूमत रही मरकज़ में और 10 साल पंजाब में हुकूमत रही, क्या वजह है कि इनके 5 साल या पंजाब के 10 सालों में सऊदी अरब की तरफ से कोई डिग्निटरी उस लेवल पे नहीं आ सकी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी? जैसे मेरे भाई ने बिल्कुल सही कह दिया कि पहले हमारे जो हुक्मरानों के जो इंटरेस्ट होते थे वो ज़ाती इंटरेस्ट होते थे, वो अपने ज़ाती मफादात को ज़्यादा तरजीह देते थे बनिस्बत कौमी मफाद के। और दुनिया इस बात को समझ गई थी कि और इनके साथ लेन देन का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो पैसा जेबों में चला जाएगा। आजकल तो ज़माना ऐसा है कि हर एक आदमी समझदार है और फ़ौरन समझ आता है, तो वो ठीक है, उनके अपने बिज़नेस इंटरेस्ट थे तो वो उनको देखते रहे। जिस तरीके से सऊदियों को अट्रैक्ट करना चाहिए था वो उस तरीके से उनको हैंडल नहीं किया गया। उसकी चंद एक वजूहात हैं अनफॉर्चुनेटली कि कुछ अर्सा पहले जब मैं उधर एम्बेसडर था उस वक्त आप तो पीपल्स पार्टी के तौर पर, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की और उस वक्त की जो सऊदी लीडरशिप थी उनके ताल्लुकात बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे थे। अच्छा, तो जब मैं चला गया तो काफ़ी चैलेंजेस थी, उनके कॉन्फिडेंस को दोबारा रिस्टोर करना, उनको पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस पर कायल करना और फिर पाकिस्तानी क़यादत को भी ज़रा वो करना, परसुवेट करना कि सऊदी अरब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर पाकिस्तान। तो मुझे ऑनेस्टली वो 2 साल तो ऐसे ही, वरना रोज़ाना मैं तकरीबन हर रोज़ या एक रोज़ बाद एक मिनिस्टर या एक प्रिंस के साथ मेरी मुलाकात होती थी। दे वर वेरी काइंड टू मी। लेकिन दिया कुछ नहीं उन्होंने, सिर्फ मुलाकातों पे रखा है आपको। मुलाकातों पे नहीं, मेरे वक्त में तो काफ़ी कामयाबी भी हो गई। मैंने एक ही गो में पाकिस्तान से 5000 डॉक्टर्स को रिक्रूट कराया, जो कि अभी ये जो बिलियंस के हिसाब से ये जो रेमिटेंसेस आ रही हैं उसमें मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और तकरीबन 3000 से ज़्यादा मैंने वहाँ प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स पाकिस्तानी भर्ती करवाए, कोई अपना ज़ाती एजेंडा आगे नहीं रखा। और इसी तरह जो पॉलिटिकल ताल्लुकात थे वो भी काफ़ी मैंने वो कर दिए। तकरीबन एक ही दिन में मैंने वहाँ से तकरीबन 3500 कैदियों को निकाल दिया था। तो पाकिस्तानी कैदियों को जो छोटे छोटे से मामलात में कैद थे। और तो इसी तरह चूँकि ये पिछले 5 साल में शॉर्टली इसमें भी कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो सकी। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फिर मेरे बाद जो एम्बेसडर चले गए वो ज़रा थोड़े से इतने वो नहीं थे, और अभी जो इससे पहले एम्बेसडर थे वो नेवी के थे, उसको भी कोई ख़ास पॉलिटिकल मैटर से या उसे इंटरेस्ट नहीं था। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक से वापसी पे ये जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर ज़रा मैं इफ्तिखार गुमन साहब से बात करना चाहूँगा कि ये अगर 6 या 7 बिलियन डॉलर की ये ऑयल रिफाइनरी है तो ये तो मशीन इंपोर्ट होगी और वो सारी मशीनरी और ये फैक्ट्री इंपोर्ट होगी, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे हासिल होगा जॉब्स रिक्रूटमेंट के अलावा? एक ब्रेक के बाद बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इफ्तिखार गुमन साहब, बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो गवादर ऑयल रिफाइनरी की कही जा रही है जो कि 6 या 7 बिलियन डॉलर्स की है, तो उससे मुलाजमतें ज़रूर पैदा होंगी पाकिस्तान में, लेकिन ये 6 या 7 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी ख़जाने में तो नहीं आएंगे। ये तो सऊदीज़ जब ये लगाएंगे रिफाइनरी तो इस रिफाइनरी का इक्विपमेंट है, इसकी मशीनरी है, वो इम्पोर्ट होगी, वही इम्पोर्ट करेंगे, ला के इंस्टॉल कर देंगे। जो डॉलर्स की सूरत में तो पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा? बिल्कुल पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर लोकल बिजनेसमैन की बात करें, अगर लोकल बिजनेसमैन रिफाइनरी लगाना चाहता है तो वो आपका रेवेन्यू बाहर भेजता है इंपोर्ट करने के लिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं कल को रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डॉलर भेजेंगे बाहर भेजूँगा, तो आपका डेफिसिट, पहले तो आप डॉलर की शॉर्टेज होगी। अभी आपके पास डॉलर बाहर से, वो बाहर ही सेटल करके वहाँ से मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट जो आ रही है वो पाकिस्तान में आ रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है। और उसके बाद जब रिफाइनरी लग जाएगी, लग जाना एक प्रोसेस है, जो कह रहे हैं भाई 2 साल में हम लग जाएंगी, अब इस दौर में तो शायद इससे भी जल्दी वो 18 महीने में इसको फंक्शनल कर दें।
اس کے بعد آپ کے پاس جو 50% تو آپ ابھی اپنا آئل جو ہے یہاں ریفائن کر ہی نہیں رہے, آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, ریفائن آئل لاتے ہیں یا اپنا باہر بیچتے ہیں, وہاں سے واپس منگواتے ہیں. آپ کی جو ڈیفیسٹ ہے 50% کا وہ کور ہو جائے گا اس سے. ریفائنری اگر وہ 150,000 بیرلز کی لگاتے ہیں یا 100,000 بیرل کی لگاتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹس جو لوکل ریکوائرمنٹس ہے پوری ہو جائے گی. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے ابھی وہاں کے لوگوں کو 5 سے 6 ہزار لوگوں کو جابس ملیں گی. وہ ریونیو وہ بھی پاکستانی ہے جن کو جاب کریشن لوکل کو پروموٹ کیا جائے گا اور لوکل کو وہاں سے ملے گی, کیونکہ بہت سارے سعودی آ کے کام نہیں کریں گے, آپ کے لوکل ہی ریکروٹ ہوں گے جو لوکل کریں گے. سیکنڈلی جب اتنی بڑی ریفائنری پاکستان میں لگ جائے گی تو جو چھوٹی ریفائنری لگانا چاہتے ہیں 25,000 بیرل کی, 15,000 بیرلز کی, چھوٹے بزنس مین جو ہیں ان کا اعتماد جو ہے بحال ہوگا, تو وہ بھی اس طرف موو کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بھی یہ صرف اور صرف ایک ریفائنری یا وہ ایک پاور پلانٹ یا را مٹیریل تو یہیں سے خریدیں گے نا, موسٹلی یہیں سے انڈسٹری تو پاکستان کی چلے گی کافی, موسٹلی یہیں سے خریدا جائے گا. آپ کی لیبر یہاں کی لگے گی, آپ کا سارا مٹیریل یہاں سے لگے گا. باقی تو وہ ریفائنری جو ہے مشینری یہاں سے مرضی امپورٹ کر لیں, وہ تو دیٹس آئی ڈونٹ تھنک سو از اے بگ ایشو. لیکن میں سمجھتا ہوں بھی پاکستان کو اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بزنس مین کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوگا. اور دوسرے بزنس مین جو ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں بھی پاکستان اب کس رخ جاتا ہے, اب اس قدم کے بعد وہ پاکستان کا رخ کریں گے, چاہے وہ رشینس ہیں چاہے وہ اور دنیا سے ہیں. ناٹ اونلی میں سمجھتا ہوں بھی یورپ سے بہت لوگ آئیں گے, رشیا سے لوگ آئیں گے, آئل کی گیم میں بہت سارے رشین ہیں. آنریری کاؤنسلر ہے لیٹویا کے, لیٹویا کو بھی کہنا ضرور جی, میں آلریڈی ایک ڈیلیگیشن وہاں سے آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بہت جلد انویسٹمنٹ کریں گے پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں میں بہت سارے لوگوں کو مل رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں اب لوگوں کا اعتماد جو ہے بحال ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ جیسے کہ کہا پہلے لوگ جو تھے یہ عوام جتنے یوز ہوتے تھے پرسنل بزنسز کے لیے یوز ہوتے تھے. جڑے بڑے عوام آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو بیٹھتے تھے لوگ, وہ دن میں اگر 8 گھنٹے کام کرتے تھے تو 5 گھنٹے جو ہے وہ پرسنل بزنس ہوتا تھا, کام کرتے تھے, پرسنل بزنس ہوتا تھا. اور جو ٹریولز بھی کیے جاتے تھے, جو دوسرے ملکوں میں بھی جاتے تھے, پہلے طے ہوتا تھا میں فلاں بزنس مین کو ملوں گا, میں فلاں کو ملوں گا, میں فلاں کو ملوں گا. لیکن اب فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے بھئی جو ملک کے لیے کام ہو رہا ہے. تو جب کنٹری کے لیے کچھ موومنٹ ہو رہی ہے تو لوگوں کا اعتماد بھی, وہ بھی سعودی بھی سمجھ رہے ہیں, اگر آ رہے ہیں قطری جو ہیں وہ بزنس مین ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں بھئی یہاں پوٹینشیل ہے اور پاکستان را لینڈ ہے اور یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور بزنس مین جو یہاں اپنے پاؤں جما جائیں گے اور ان کی بھی کے لیے بھی بہت اچھا ہے, بہت اچھی ریٹرنز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بڑا خوشائن ہے. بزنس مین تو پروفٹ دیکھ کے انویسٹمنٹ کرے گا نا, اگر اس کو پروفٹ نظر آ رہا ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرے گا جی. ان کے لیے تو پوری دنیا اوپن ہے نا, صرف پاکستان تو نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت بڑا اعتماد کیا ہے پاکستان کے لیے. ہمیں اپنی فارن پالیسی کو کنٹینیو کرنا ہے, یہ اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے بھی, ہمیں اس کو کنٹینیو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کے 10 بڑے ملک جو پاکستان کو امداد دیتے ہیں ترقیاتی منصوبوں میں, اس پہ ذرا ایک ریسرچ ہے اور کچھ سٹیٹسٹکس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سعودی عرب ان 10 بڑے ملکوں میں اب تک شامل نہیں تھا, حالانکہ دوستی بہت تھی, دم بڑا بھرتے تھے دوستی کا, لیکن پاکستان ان 10 ممالک میں شامل نہیں تھا. سب سے زیادہ جو پاکستان کو امداد دیتا تھا ترقیاتی امداد کی صورت میں وہ امریکہ ہے. ہم 2010 سے لے کے 2015 تک کے جو 5 سال کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان 5 سالوں کے دوران پاکستان کو سب سے زیادہ ترقیاتی امداد امریکہ نے دی, جو کہ $3,935 ملین کی صورت میں تھی. دوسرے نمبر پر برطانیہ تھا جس نے انہی 5 برسوں میں پاکستان کو $2,686 ملین ترقیاتی امداد کی مد میں فراہم کیے. تیسرے نمبر پر دنیا کا بڑا ملک جاپان, جس نے انہی 5 سالوں میں 2010 سے 15 کے درمیان پاکستان کو $1,300 ملین سے زائد کی امداد فراہم کی. چوتھے نمبر پہ یورپی یونین, جس کے اداروں نے پاکستان میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے مذکورہ عرصے کے دوران $867 ملین کی امداد فراہم کی. 5ویں نمبر پر جی جرمنی ہے, جس نے 2010 سے 2015 کے درمیان پاکستان کو تقریباً $544 ملین کی امداد فراہم کی. 6 نمبر پر متحدہ عرب امارات, اسی دورانیے میں یعنی 2010 سے 15 کے درمیان پاکستان کو $473 ملین کی ترقیاتی امداد فراہم کی. یہ 6 نمبر پر رہا UAE پاکستان کو ترقیاتی امداد فراہم کرنے میں. 7ویں نمبر پر آسٹریلیا ہے, جس نے انہی 5 برسوں کے دوران پاکستان کو $353 ملین کی امداد فراہم کی. 8ویں نمبر پر کینیڈا, ابھی تک سعودی عرب کی باری نہیں آئی. 2010 سے 2015 کے درمیان پاکستان کو $262 ملین ترقیاتی امداد کی مد میں دیے گئے. 9ویں نمبر پر ترکی ہے, جس نے پاکستان کو $236 ملین
यहाँ पे खर्च किए तरक्याती मंसूबों की सूरत में। और 10वें नंबर पर है नॉर्वे, पाकिस्तान को तरक्याती इमदाद फराहम करने वाला 10वां बड़ा मुल्क रहा, जिसने 126 मिलियन डॉलर्स फराहम किए या खर्च किए 2010 से लेकर 2015 के दरमियान। यानी 10 बड़े मुल्कों में सऊदी अरब शामिल नहीं था। इसकी वजह क्या है, इस पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा। जो सऊदी अरब ने गुज़श्ता 40 सालों में, ये डूचे वैले की रिसर्च के मुताबिक 1975 से लेकर 2014 तक सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब ने 620 मिलियन डॉलर्स फराहम किए 40 सालों में। ये डेवलपमेंट फंड की सूरत में, बाकी जो इमदाद होगी वो शायद इससे अलहदा हो सकती है। मितला साहब, क्या वजह है कि दोस्ती तो बड़ी थी, मुस्लिम ब्रदर मुल्क, एक बड़ी तवील तारीख रही है, इस तरह से इसने पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया, पाकिस्तान को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में, क्या वजह? अमीर साहब, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होना चाहूँगा। फ्रैंकली हम जो पाकिस्तानी हैं बड़े इमोशनल लोग हैं। हमारा चूँकि उनके साथ एक रिलीजियस कांटेक्ट था, जिसकी वजह से हम उसको, सऊदी अरेबिया को हमेशा बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करते रहे, बहुत ज़्यादा एस्पायर करते रहे। लेकिन मैं आपको, कल भी मेरी और आपकी यही बात हो रही थी, तो मैंने आपसे यही डिस्कस किया था कि सऊदी अरेबिया की जानिब से ना तो बहुत बड़ी इमदाद पाकिस्तान को आज तक दी गई है और ना ही कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दी गई है, जबकि सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान ने हमेशा से काम आता रहा है, स्पेशली मैन पावर के हवाले से और उनके जो मिलिट्री के हवाले से जो भी था, उनकी मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में भी पाकिस्तान की पॉलिसी प्रो सऊदी रही है ना हमेशा से। हमेशा से बिल्कुल ऐसा ही है, प्रो सऊदी रही है। और हमने यमन में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा, हालांकि हमने किसी न किसी हद तक और किसी न किसी एक्सटेंट तक हमने उनको हेल्प आउट किया, यमन में भी किया और बहुत किया है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि यमनी एम्बेसडर जो प्रीवियस थे और कुछ और भी डिप्लोमेट्स जिनसे मेरी बात होती है, वो बहुत नाराज़ थे सऊदी अरेबिया से, कि पाकिस्तान से नाराज़ थे कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को एडजस्ट किया है, कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को फैसिलिटेट किया इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि जी शायद अब बहुत अच्छी लीडरशिप आई है और इस वजह से लोग मतवज्जा हो रहे हैं। रिजीम चेंज होने से सर्टनली श्योरली फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन इसकी वजह सोनली ये नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सी पैक यहाँ पर आया और सी पैक नवाज शरीफ के दौर में उसको आइडलाइज जो है कंसेप्चुलाइज किया गया बहुत पहले, फिर उस पर थोड़ा सा मुशर्रफ का काम था और बहुत ज़्यादा काम पीपल्स पार्टी का था। ये बात आप याद, आसिफ अली जरदारी ने ही ये जो बंदरगाह थी, सी पोर्ट थी गवादर वाली, वो लेके सिंगापुर से लेके चाइना को दी। अच्छा, उसी वक्त से फिर बहुत सारे विजिट्स भी हैं। लेकिन मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं कई दफा जा चुका हूं, एक ईंट नहीं लगी वहां पे गुज़श्ता, छोड़ दीजिए, अभी भी नहीं लगी, अभी भी नहीं लगी। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिर्फ 800 मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, लेस देन 1 बिलियन डॉलर्स के, और कितना इसका वॉल्यूम सी पैक का 64 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया है। ठीक है, 64 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है ये अभी, और 1 बिलियन डॉलर से भी कम लगे हुए हैं बलूचिस्तान में और स्पेशली गवादर में। आप ज़रा इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं 2 या 3, एक स्कूल की है, एक शायद किसी बिजनेस सिटी की है, उनको भी एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस तरह 8 से 10 प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे गवादर में जो हो रहे हैं इस तरह। हाँ, जी 1 बिलियन डॉलर से भी कम है। तो अभी भी वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले दौर में मैं कह रहा था कि सी पैक की वजह से भी ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई है। दूसरा, आपके हालात बहुत अच्छे हुए हैं, पीस आया है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी कम हुई है, एक मैसेज कन्वे हुआ है इन्वेस्टर को। तीसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया जो है इकोनॉमिक आउटरीच की तरफ आ रही है। अब मैं बताता हूँ, देखिए, आपका यूरोप भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो है दुनिया को देने जा रहा है, सी पैक जैसा ही, BRI जैसा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जैसा प्रोजेक्ट वो भी करने जा रहे हैं, यूरोप भी करने जा रहे हैं और अमेरिका भी करने जा रहा है। और अमेरिका और यूरोप अब इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें भी पाकिस्तान को, चूंकि ये स्ट्रेटजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, इसको हमें एंगेज करना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ। तो टाइम भी एक ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है। दूसरा, जो पिछले जो हुक्मरान रहे हैं उनके दौर में भी सऊदी अरेबिया की जानिब से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया जाता रहा है। $1.5 बिलियन
पिछली गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया ने दिया था फ्री फॉर ऑल। उसके ये जो $3 बिलियन हमें दिया गया है, इसके अगेंस्ट वो 3% इंटरेस्ट रेट भी ले रहे हैं सऊदी अरेबिया वाले। आउट ऑफ $12 बिलियन, टोटल $12 बिलियन है, जिसमें डेफर्ड पेमेंट्स हैं, और उसमें 3 साल के लिए $3 बिलियन का 1 साल के लिए तेल है। हाँ। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट्स पे, और फिर आगे दो फर्दर ईयर्स के लिए होंगी 3 हाँ। लेकिन इस पे जो नेट उन्होंने दिया है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, जो हमारे स्टेट बैंक में वो 3 बिलियन अलग, वो 9 बिलियन ऑयल की डेफर्ड पेमेंट अलग, और इस पे इंटरेस्ट रेट है 3% इंटरेस्ट रेट। उमर खान साहब, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात और ईरान, थोड़ा सेंसिटिव सी बात है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात। ईरान तो हमारा बिल्कुल हमारा बॉर्डर शेयरिंग मुल्क है। ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ बड़े मौक़ों पे ताउन किया है। कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर आयतुल्लाह खामेनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने इस दफ़ा भी 5 फरवरी पे बड़ा सख्त पैगाम दिया कि कश्मीरियों के साथ उन्होंने अपनी हामनी शो किया, इज़हार यकजहती किया है। अब ये बैलेंस कैसे करेंगे? ये तो सबको पता है कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ही खिंचाव है, इनके अंदर बड़ा शदीद खिंचाव है। यमन का मसला हो, सीरिया का मसला हो, पाकिस्तान कहीं ये तो नहीं कि एक से बना के दूसरे से बिगाड़ देगा। वैसे जो मेहदी हुनर दोस्त जो सफ़ीर हैं ईरान के पाकिस्तान में, उन्होंने खैर मकदम किया है सऊदी वली अहद के दौरे का भी और सऊदी इमदाद का भी। मेरा ये ख्याल नहीं है कि इस दौरे से कोई ताल्लुकात में कोई इरिटेशन पैदा होगी, इसलिए कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार रखने हैं। देखो, अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान कितनी मेहनत कर रहा है, तो इसी तरह ईरान भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो यकीनी बात है कि पाकिस्तानी लीडरशिप इस दौरे पे तो शायद इस किस्म के सेंसिटिव क्वेश्चंस को शायद ना उठाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू ब्रिज द डिफरेंसेस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये तो पिछले दौर में हुआ भी, राहिल शरीफ साहब भी गए, नवाज शरीफ साहब भी गए, दोनों को बिठाने की कोशिश भी की गई। जी, तो मेरे ख्याल में चूँकि ये यंग लीडरशिप जो है, ये एक बात हमेशा जहन नशीन होनी चाहिए कि जहाँ अरब लीडरशिप है, इनमें जो पर्सनल रेपो होता है बिटवीन द लीडर्स, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल रेपो बन गई है मोहम्मद बिन सलमान से, और इसी तरह मोहम्मद बिन जायद से, और इसी तरह कतर के अमीर से, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आई एम श्योर कि फ्यूचर में यही रिलेशनशिप वुड ऑल्सो हेल्प टू नॉर्मलाइज रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो इस दौरे में तो कोई ये सवाल नहीं उठाया जाएगा, इसलिए कि आई थिंक आवर लीडरशिप वुड अवॉइड कि कोई इस किस्म के कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात ना हो जाए। लेकिन एक और बात मैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये जो इन्वेस्टमेंट कम आती रही है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन कैपेसिटी जो है ना, वो नहीं है। हमें जो भी इमदाद मिलता रहा है, हम उसको या तो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर सके हैं, या बिल्कुल अंडर यूटिलाइज कर चुके हैं, या उसको मिस एप्रोप्रिएट किया जा चुका है। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, जैसे कि मेरे भाई ने पहले कहा कि ये जो अब इन जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की तरफ से आ रही है, या ये जो ताल्लुकात जो इस वक्त बन रहे हैं, कि उसको ये दोनों लीडर, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दोनों ख़ुद मॉनिटर करेंगे। तो आई थिंक कि अब ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, आई थिंक इट विल गो इन अ पॉजिटिव मैनर। चूँकि उनके पास मोहम्मद बिन सलमान तो 34 साल उनकी एज है, उनके पास तो भी बहुत बड़ा करियर पड़ा हुआ है। उन्होंने ऑब्वियसली सारी पॉलिसीज़ अब जो हैं वो प्रिंस सलमान सेंट्रिक पॉलिसीज़ है सऊदी अरब की, और वो वज़ीर दिफा भी एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो दुनिया के साथ चलना चाहता है। जब मैं एम्बेसडर था तो उस वक्त सऊदी अरब के बारे में कॉन्सेप्ट ये था एम्बेसडर्स का कि सऊदी अरेबिया इज़ अ प्रिजन,
and Riyadh is a prison inside that prison. یعنی سعودی جو ایک پریزن ویسے بنائی بھی ہے محمد بن سلمان نے, اس پہ بھی میں ذرا بات کرتا ہوں. ریاض میں انہوں نے بنائی تھی, کو 13 مہینے انہوں نے لگائے اور $106 ارب انہوں نے ریکور کیا اس پریزن سے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. گومن صاحب, پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی مہمان سربراہ مملکت وہ وزیر اعظم ہاؤس میں قیام کرے گا. اس سے پہلے اگر چینی صدر آئے تو وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہے اسلام آباد میں. اگر جارج بش آئے یا بل کلنٹن آئے تو انہوں نے اپنے سفارت خانے میں قیام کیا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک مہمان سربراہ مملکت کو آپ ٹھہرا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس پہ, اور کہا جا رہا ہے کہ جو پروٹوکول ان کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے محمد بن سلمان کے لیے, کئی گنا زیادہ ہے اس پروٹوکول سے جو کہ چینی صدر کو دیا گیا تھا. یہ تو آپ کا گڈ جسچر ہے نا جو آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. اگر اتنے سالوں کے بعد کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا پرنس وہاں کا اتنا بڑا اعتماد آپ کے اوپر کر کے آپ کے ملک تو آپ کو بھی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے, تو آپ کو بھی اسی طرح بہیو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ بہت اچھا قدم ہے. اور جب پرائم منسٹر ہاؤس خالی پڑا ہے, خان صاحب خود اس میں رہ نہیں رہے, تو بجائے ابھی اسٹوڈنٹس بھی نہیں آئے, ابھی اسٹوڈنٹس بھی نہیں ہیں, تو بہتر ہے داخلہ بھی شروع نہیں ہوا یونیورسٹی کا, گڈ یوٹیلائزیشن ہو جائے گی. اور دوسرا یہ جتنے لوگ وہ یہاں آ رہے تھے, ہمارے پاس ویسے بھی پچھلے حکومتوں میں اتنا ہوا ہی نہیں. ہمارے پاس 2 ہوٹلس ہیں ٹوٹل, ایک میریٹ ہے اور ایک سرینا ہے. 700 لوگ وہ ساتھ لے کے آ رہے ہیں, ان کو اکاموڈیٹ کرنا, پھر سیکیورٹی ایشوز و دوسرے معاملات جو تھے تو ہمارے پاس اویلیبل تھا, تو انہوں نے کہا بھی اس میں ٹھہرے. تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت اچھا کیا, اور اسی طرح کے کوئی بھی یہ جیسچرز بڑے میٹر کرتے ہیں ڈپلومیسی میں. آپ نے اگر ان کا اعتماد جیتنا ہے تو آپ کو ایک قدم بڑھانا پڑے گا, اور جو ان کے بزنس مین آ رہے ہیں ان کے ساتھ, تو ان کا اعتماد بھی جیتنا پڑے گا. یہ میں آپ کے پاس وہ سوال لے کے آتا ہوں پریزن والا. لیکن عمر خان صاحب, یہ جو تنقید بھی ہو رہی ہے کہ یہ خرچہ کون اٹھائے گا, یہ 300 گاڑیاں دے دی ہیں لے کے اس وفد کو, اور اتنے کمرے بک کروا لیے ہیں. اب یہ ڈیٹیلز ابھی شاید واضح نہیں ہے کہ یہ سارا خرچ ایک ہی ملک کر رہا ہے یا اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. کچھ ہم نے ہاسپٹیلٹی بھی دکھانی ہے, آخر میزبان تو ہم ہی ہیں. لیکن جہاں اتنا بڑا جیسچر ہے پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنے میں, وہاں یہ کرٹیسزم بنتا ہے کہ 300 گاڑیاں, بھائی اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ نے ان کو گاڑیوں پہ تو بٹھانا ہی ہے نا. میٹرو بس پہ تو نہیں بٹھائیں گے ان کو. میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کا جو کلچر ہے یا جو ان کا طریقہ کار ہے کہ اگر آپ نے ان پہ 300 ملین خرچ کر دیے تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ پہ 300 بلین خرچ کریں. اچھا, دوستوں کے دوست ہیں, جان نچھاور کے دوست ہیں, جو مہمان نواز مشہور ہیں, یعنی ہمیں اس چیز کو بالکل ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستانی کلچر کے اگینسٹ ہیں. وہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں, بالکل صحیح, اور ہمیں جو کچھ ذہنیت ہوگی اگر آپ گاڑیاں گننا شروع کر دیں. یہ بہت ہی کمزرفی کی بات ہے جو لوگ کر رہے ہیں. یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. پہلے بھی میرا اپنا وہ یہ تھا کہ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو غلط گائیڈ کیا گیا جو وہاں پہ ہماری گاڑیاں تھیں کہ ان کو بیچتے ہیں, اور یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ہے یونیورسٹی میں کنورٹ کر لیں. عمران خان صاحب کو تو اللہ اور بھی دے, اس کا تو بنی گالا میں گھر ہے. دوسرا کوئی پرائم منسٹر آ جائے گا پڑا چنار سے آ جائے گا تو وہ کدھر رہے گا پھر. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اسی طرح رکھنا چاہیے, بلکہ اور بھی وہ تو پھر خیر ایک اور میں لاسٹ کامنٹ میتلا صاحب, رٹس کارلٹن ہوٹل میں شہزادوں کو, اپنے کزنز کو محمد بن سلمان صاحب نے پکڑ کے اندر بند کر دیا اور ان سے کہا کہ پیسے باہر نکالیں گے کرپشن کے تو پھر آپ کو چھوڑا جائے گا. $106 بلین ریکارڈ ریکوری کی انہوں نے, اور 13 مہینوں کے بعد اب اس آپریشن کو کلوز کر دیا گیا ہے. ایک خاص انہوں نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کو خود ہیڈ کر رہے تھے عمران خان صاحب کو. ان سے یہ گر تو سیکھنا چاہیے نا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بھی وعدہ ہے نا $200 میرا جو ہے اس سارے پروسیس پہ, اس ساری ایکسرسائز پہ اختلاف رائے موجود ہے. میں پہلے ان کی بات اور پھر آپ کا. یہ بالکل جو کرٹیسزم ہے انتہائی پیتھیٹک کرٹیسزم ہے اور بہت ہی لو لیول کا کرٹیسزم ہے. دیکھیے آپ کے پاس کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ آتا ہے تو آپ کو اس کو ڈیو پروٹوکول دینا پڑتا ہے, ڈیو سیکیورٹی اس کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. سیکنڈلی آپ کے مہمان پر کوئی خرچہ ہو تو اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. اپنے اوپر اگر حکمران کرے تو آپ تنقید کریں, بالکل, لیکن مہمان پر نہیں ہونی چاہیے. اور جو میں نے بالکل وہ رٹس کارلٹن ہوٹل دیکھا ہے, ریاض میں دیکھا ہے, بلکہ میں نے وزٹ بھی کیا اس ہوٹل کو. وہ ایک ڈفرینٹ سی ڈیبیٹ ہے. وہ پروسیس جو ہے وہ فلاڈ پروسیس تھا. اس میں وہ ان کے ملک کا انٹرنل جیسا بھی تھا, لیکن پیسہ ریکور کیا انہوں نے. پیسہ ریکور ہوا. یہ ضمانتیں, پروٹیکشن آرڈر, یہ کھیل نہیں وہاں پہ. اس کی ریزن یہ تھی نا کہ 3-4 سعودی شہزادے جو ہیں وہ ایکسیڈنٹس میں مارے
گئے تھے، اس لیے 106 بلین ڈالرز جو ہیں. اچھا یہ مجھے بتا دینا، 3-4 جو سعودی جو شہزادے مجھے بتا دیں کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس جب تک یونیورسٹی نہیں بنتی تب تک اس کو اسی استعمال میں لے کے آ جائیں، وزیر اعظم پکڑ کے ڈال دیں وہاں پہ اندر، جس نے پیسے دینے ہیں اس سے وہاں سے پیسے ریکور کیے جائیں. نہیں تو ابھی جو خبریں، میں تو ان خبروں پہ بلیو نہیں کرتا کہ ڈیل ہو گئی ہے، فلاں آصف علی زرداری 10 بلین ڈالرز دینے کو تیار ہے اور فلاں بندہ اتنے بلین ڈالرز دینے کو تیار ہے. بھائی انہوں نے ٹکا بھی نہیں دینا، ایک ڈالر بھی دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. ایسے ہی ڈیفرنٹ جو لاسٹ 10 سیکنڈ سر، اگر اپنے لوگوں سے ریکور نہیں کریں گے پرائم منسٹر، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 200 ارب ڈالر کرپشن کا پیسہ واپس لاؤں گا، باہر کے لوگوں سے پھر پیسہ لینے کا تو فائدہ نہیں، پہلے ان سے تو ریکور کریں. ان کو جو انہوں نے وعدہ کیا تھا 100% ان کو ریکور کرنا چاہیے. اور میں آئی ڈو ایگری، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو چاہے اس کو ہی جیل بنا دے، پرائم منسٹر ہاؤس کو بنا دے، اور ان کے ساتھ بالکل ہونا چاہیے. میں سر ایڈ کروں گا کہ پاکستان اور سعودی عرب میں بہت فرق ہے. یہاں ایک جمہوری حکومت ہے اور ہم جمہوری طریقے سے چلتے ہیں، یہاں کورٹس ہیں، یہاں وہ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا کر دیا تو ہم یہ، وہاں تو بہت ہی چیزیں ایسے ہیں جو کہ ہوتی ہیں جو یہاں جن پہ ابھی ہمیں بات بھی نہیں کرنی چاہیے. بہت بات ختم. اور $1 بھی میں آپ کو بتاؤں، $1 بھی ریکور نہیں ہو رہا. ایک اور جاتے ہوئے آپ اتنی بری خبر تو نہ دینا، $1 ہم $200 ریکور کرنے ایک امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو لوگوں کا وہ ہے کہ اتنی بڑے ڈیلیگیشن آ رہے تھے. میرے وقت میں جب میں ادھر کونسل جنرل تھا یا میں ایمبیسڈر تھا تو ہمارے لیڈر تو 150 200 لوگوں کا جہاز بھر کے لے جاتے تھے. انہوں نے تو کبھی چیخ نہیں ماری ہوگی. انہوں نے تو ہمیشہ بہت زبردست ہاسپٹیلٹی کا. بہت شکریہ عمر خان شیر زئی صاحب، شاہد میتلا صاحب اور افتخار گھومن صاحب. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. بات کریں گے پیر کو اب پوسٹ محمد بن سلمان وزٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.